नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का सीबी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम रेशो पढ़ रहे थे और इससे पहले हमने परसेंटेज की कुछ वीडियोज भी डाली थी और प्रॉफिट एंड लॉस की भी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से उस वीडियो तक पहुंच सकते हो। यदि आपने इनसे पहले जो 2 वीडियो आ चुकी है रेशो पर, यदि वो भी वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से उस वीडियो तक पहुंच सकते हो। और आज इस वीडियो में मैं काफी बेसिक सवाल कराऊंगा, लेकिन काफी अच्छे तरीके से करवाऊंगा उन सवालों को। एग्जाम में काफी बार वैसे सवाल पूछे जाएंगे और आप बड़े बड़े तरीकों से करोगे। हालांकि वो 20 सेकंड का सवाल होगा, आप 1 मिनट में करोगे, तो जिससे आपके क्या है कि अन्य सवाल छूट जाते हैं फिर। तो इन सवालों को करने का तरीका कुछ स्पेशल बताऊंगा। हालांकि मैं बेसिक तरीका भी कराऊंगा और वहां से हम किस प्रकार रेशो मेथड अप्लाई करेंगे वो चीज हम सीखेंगे। तो एक सिंपल से सवाल के साथ हम शुरू करते हैं। यदि P माइनस क्यू का 50% बराबर है P प्लस क्यू का 30%, P माइनस क्यू का 50%, P माइनस क्यू है उसका 50% बराबर है P प्लस क्यू के 30% के। इसका मतलब हुआ कि बराबर में सेम निशान सेम वैल्यू कटेगी, तो इस परसेंटेज से परसेंटेज काटो, 0 से 0 काटो, वैल्यू बची हमारे पास 5P माइनस क्यू बराबर 3P प्लस क्यू। अंदर गुणा करोगे तो 5P माइनस 5Q बराबर 3P प्लस 3Q। इसका मतलब है हमारे पास 2 वेरिएबल है, P को एक साइड करो, Q को एक साइड करो, तो 5P प्लस 3P सेकंड साइड माइनस 3P बराबर 3Q माइनस का 5 सेकंड साइड प्लस 5Q। हल करोगे तो 8Q बराबर ये वैल्यू हमारे पास है 2P। फिर काटोगे तो 1P बराबर 4Q। इसका मतलब हमें P और Q का अनुपात तो पूछा है, P की वैल्यू 4 है तो Q की वैल्यू 1 है, P की वैल्यू 4 है तो Q की वैल्यू 1 है। लेकिन कई बार हमें यह भी पूछ सकता है Q रेशो P, तो जल्दबाजी नहीं करनी, ये चीजें देखनी है हमें, तो 1:4 हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का सेकंड सवाल। यदि A तथा B की आय का अनुपात 3:4 है, खर्च का अनुपात 2:3 है, यदि प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है तो उनकी आय ज्ञात करो। यदि आपको बेसिक से करना है तो आप इस वीडियो पर लगातार बने रहिए। अगर आपको रेशो मेथड से करना है, थोड़ा आसान तरीके से करना है, यदि आपको बेसिक्स आता है तो आप 2 मिनट की वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। पहले मैं मेथड फर्स्ट कराऊंगा। देखो, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। अब इतना तो आपको पता ही होगा कि आय माइनस बचत बराबर क्या होगा, खर्च। तो ये चीजें तो आपको आती है, ये चीजें आती है। यदि मैं आय मानूं 3x और 4x, आय मानूं 3x और 4x, और उनकी बचत है 6,000, इन दोनों को घटाऊं, यानी 3x में से 6,000 घटाऊं, ये भी 6,000 रुपए बचाता है तो ये भी घटाऊंगा, यानी आय माइनस बचत, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, खर्च का अनुपात है, वो हमारे पास है 2:3। अब हम इसे हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 का यहां गुणा करेंगे, 3x माइनस 6,000, 4x माइनस 6,000। अब यहां से हल करोगे, 3 गुणा 3 9x माइनस 6 दिया 18,000, यहाँ 4 2 8x माइनस 6 2 12,000। x की एक साइड वैल्यू करो तो 9x माइनस 8x, x बचेगा 18,000 प्लस होगा जी, और 12,000 माइनस का रहेगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 6,000 है। x की वैल्यू 6,000 है, i का अनुपात तो पूछा है, मतलब 3x की और 4x की वैल्यू पूछी है। ये तो फर्स्ट मेथड था। अब करते हैं हम सेकंड मेथड। गौर करना, यहीं से कुछ चीजें उठाई जाएगी। मान लेते ये व्यक्ति A है, ये व्यक्ति B है, ये आय का अनुपात है, RN कहां से लिखा जाएगा, ये खर्च का अनुपात है, और ये हमारी बचत है। बचत मतलब A की भी बचत 6,000 रुपए है और B की बचत भी 6,000 रुपए है। आय 3:4 के अनुपात में है, खर्च 2:3 के अनुपात में है, और प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है। ठीक है, अलग वैल्यू भी हो सकती है, ये 6,000 की करता है, ये कम या ज्यादा की भी कर सकता है। यहां पर हम कर रहे थे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो, 3 गुणा 3 9 बन रहा था, फिर 4 2 8 दोनों का माइनस हो रहा था। देखो
3 गुणा 3 9, 4 2 8, बचेगी एक पार्ट की वैल्यू। सेम 3 गुणा 6 और फिर 6 गुणा 2, दोनों का कर रहे थे अपने माइनस है, तो 6 गुणा 2 और 6 गुणा 3। अब कई बच्चे हल करते हैं, 6 2 12,000 और 6 3 18,000, 18,000 में से 12,000 घटाएंगे, वैल्यू हो जाएगी 6,000। या फिर आप हमारे पास 6,000 गुणा 3 माइनस में 6,000 गुणा 2 वैल्यू है, यहाँ से 6,000 अगर कॉमन लोगे तो वैल्यू बचेगी हमारे पास 3 माइनस 2, हल करोगे 6,000 गुणा 1, यानी 6,000 हमारे पास वैल्यू बचेगी। टेस्ट होता है 6,000 हमारे पास वैल्यू बचेगी। अगर नहीं समझ आए तो एक बार मैं करके बता देता हूं। 6 2 12,000 और 6 दिया 18,000, ऑब्वियस सी बात है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटेगी, ये वैल्यू बची हमारे पास 6,000। इसका मतलब हुआ 6,000 वैल्यू है एक पार्ट की, वैल्यू पूछी किसकी है, ए क्या है 3 की वैल्यू, बी क्या है 4 की वैल्यू पूछी, बी क्या है 4 की वैल्यू पूछी। या फिर आप डायरेक्ट सोचो कि वैल्यू सेम है, इसका मतलब 6 गुणा 2 सॉरी 6,000 गुणा 2 और 6,000 गुणा 3, इसका डिफरेंस आएगा 6,000 गुणा 3 और 6,000 गुणा 2, इनका डिफरेंस लेना है, मतलब अंतर लेना है। इसका मतलब 6,000 कॉमन आ रही है वैल्यू, तो 3 में से 2 घटेगा 1 और गुणा 6,000 का 6,000, इसका मतलब 6,000 एकम 6,000। ये कैलकुलेशन आप माइंड में करना। तो 6,000 वैल्यू बची और 6,000 वैल्यू है जी एक पार्ट की, एक पार्ट की पूछा किसका ए क्या है, तो 3 पार्ट से गुणा कर देंगे, 6 3 18,000। और 4 पार्ट की पूछता तो 4 से गुणा करते 6,000 को, 6 चौके 24,000, उत्तर वही आता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये चीजें शॉर्ट है। अब मैं समझाने के लिए सारी कंप्लीट चीजें लिखी, आप डायरेक्ट कर सकते हो, वैल्यू सोचोगे। इसका मतलब ये 3 इसके साथ गुणा हुआ 9, ये 4 इसके साथ गुणा 8, इसका मतलब यहाँ एक पार्ट की वैल्यू, यहाँ अंतर 1 का है और आई सॉरी बचत 6,000, 6,000 1 की वैल्यू लिख देगी, 6,000 वैल्यू एक पार्ट की। अगर 3 की वैल्यू पूछता तो हम 3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू पूछता तो 4। एक सवाल और लेते हैं इसी प्रकार का, उसी प्रकार का एक सवाल और। यदि ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 4:3 है, यदि दोनों क्रमशः 1,000 व 500 रुपए की बचत करते हैं, मतलब ए 1,000 रुपए की बचत करता है तो बी 500 रुपए की बचत करता है, 1,000 व 500 की, हाँ। तो ए व बी की आय का अनुपात ज्ञात करो। एक तो मेथड फर्स्ट था, ये मेथड सेकंड के जो हम कर रहे थे उससे हम करेंगे। यानी आय का अनुपात हमारे पास है जी, ये ए व्यक्ति है कोई, ये बी व्यक्ति है, ए और बी की आय का अनुपात हमारे पास है 3:2। खर्च का अनुपात 4:3, खर्च का अनुपात 4:3। यदि बचत कर रहे हैं, ये 1,000 रुपए की बचत कर रहा है तो ये कर रहा है जी 500 रुपए की बचत। 3 गुणा 3 9, 4 2 8, 9 में से 8 घटाओगे तो एक पार्ट बचेगा। अब की बार गुणा करना पड़ सकता है आपको, और ये माइंड कैलकुलेशन करनी है। 500 के 20 यहां बने 2,000, 3 गुणा 1,000 3,000, 3,000 में से 2,000 घटाओगे तो 1,000 रुपए, 1,000 रुपए। यदि हमसे ए की आय पूछे, ए की आय पूछे, यदि हमसे बी की आय पूछे तो देखो किस प्रकार। ए की आय 1,000 वैल्यू है एक पार्ट की, पूछा क्या 3 पार्ट की वैल्यू पूछी है तो 3,000 रुपए, 3,000। यदि हमें बी की वैल्यू पूछे तो 1,000 वैल्यू है एक पार्ट की, 2 पार्ट की वैल्यू पूछेगा 2,000 रुपए। यही इस सवाल का उत्तर है। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप, हालांकि मैं टाइप वाइज ही करवाता हूँ लेकिन पहले भूल गया टाइप लिखना, टाइप फर्स्ट सेकंड जो भी है ये टाइप वाइज कर लेना। सोने का मूल्य भार के वर्ग के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसे यदि इसे 3:2 के अनुपात में तोड़ दिया जाता है तो किसी व्यक्ति को 620 रुपए का घाटा होता है। सोने का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। प्रारंभिक बोले तो बिना टूटे सोने का मूल्य ज्ञात करो, बिना टूटे सोने का मूल्य। देखो सोने का भार सॉरी सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। हमें वजन दे रखा है जी 3:2:1 के अनुपात में, ये तोड़ने के बाद है। तो बिना टूटे वजन क्या होगा, बिना टूटे होएगा वजन 3 2 5 और 1 6, इसका मतलब पहले 6 किलोग्राम मान लेते हैं तो वर्तमान में इस भाग में टूट गया 3:2:1 के अनुपात में। अब पूछा उसका मूल्य वर्ग भार के वर्ग के समानुपाती है, मूल्य उनका वजन के वर्ग, 3 का वर्ग 9,
2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1। इसका मतलब यहां भी होगा जी वर्ग। यदि बिना टूटे सोने का मूल्य 36 रुपए है तो टूटे हुए का 9 और 4 13 और 1 14, टूटे हुए का हमें 14 रुपए पता है। इसका मतलब अगर पहले 36 रुपए में जो सोना बेचा जाता था वो 14 रुपए में बेचा जाएगा, 22 रुपए का घाटा या फिर हानि होगी, 22 रुपए की हानि होगी। लेकिन 22 रुपए की हानि नहीं होगी, 22 रुपए की वैल्यू हमें दे रखी है 4620, तो 4620 वैल्यू है 4620 वैल्यू है 22 पार्ट की। तो एक पार्ट की वैल्यू 22 से काटोगे 22 2 44 तो 22 से कम 22 210। एक पार्ट की वैल्यू हमें 210 रुपए दे रखी है। यदि इसने पूछा है सोने का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो, सोने का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो, तो इसका मतलब 210 वैल्यू एक पार्ट की है। सोने का प्रारंभिक बोले तो बिना टूटे सोने का मूल्य 36। इसको हल करोगे तो आप 7560 में भी गुणा कर लेना। और अगर टूटे हुए सोने का मूल्य पूछे 210 इंटू 14, तो ये आप वैल्यू निकाल लेना, जो भी वैल्यू बनेगी। शायद वैल्यू बनेगी हमारे 7560 और 2940 बनेगी ना, 2940 यानी गुणा भाग कर लेना। या फिर आप इस प्रकार भी कर सकते हो गुणा के, जैसे मैं एग्जाम में अप्लाई करवाता हूं बच्चों से कि आप इस प्रकार करने का प्रयास करो। देखो 21 210 गुणा फालतू को ट्रिक रखने का कोई फायदा नहीं है। देखो 0 तो है 36 से कम 36 3 36 2 72 और 3 75 10 7560। तो इस प्रकार की चीजें आप करोगे तो आपको ज्यादा फायदा रहेगा। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आप कम से कम 1 से लेकर 30 तक टेबल याद कर लेना, 30 तक टेबल याद कर लेना, क्योंकि अगर टेबल याद होगी तभी आपको एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन आसान लगेगी, वरना चीजें कैलकुलेटिव ही लगेगी। क्योंकि आप फिर ट्रिक के चक्रों में जरूरी थोड़े होता है कि जो आप कर रहे हो जैसे 99 को 99 से गुणा करो या फिर 35 को 35 से गुणा करो, ये फर्जी ट्रिक आपके एग्जाम में अप्लाई होने वाली शायद नहीं है। अगर आप 25 सवालों में 1 सवाल पर अप्लाई होगी बाकी 24 पर अप्लाई ना हो पाई तो जरूरी थोड़ी होता है हमें सेम वैल्यू से सेम वैल्यू पूछेगा या फिर 100 के निकटवर्ती चीजों का हमें गुणा पूछेगा, ऐसी चीजें जरूरी नहीं बनती। तो इन चीजों के लिए आपको कम से कम टेबल 30 तक टेबल याद होनी चाहिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड आसान रहेगी। चलो ठीक है, ये तो छोटी कैलकुलेशन थी, 36 का भी हम कर लेते हैं या फिर इस प्रकार कर लेते हैं। अगर 30 तक होती तो इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, कुछ बच्चों को डाउट होता है इसको इस प्रकार लिख लेते 21 गुणा 360 लिख देते, तो हमें 0 का तो पता ही था, फिर इस प्रकार कर लेते 21 का जो भी है फिर इसको हल कर देते, सेम वैल्यू तो सेम ही रहती। तो ये चीजें आप करनी सीखो ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान बने। कैलकुलेशन आसान लगेगी तभी तो आप सवाल करने में इंटरेस्ट आएगा, और कैलकुलेटेड सवाल आ सकते हैं पेपरों में, तो इन चीजों का गौर करना। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप यानी किसी बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 3:2 है, एक अन्य बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। यदि दोनों बर्तनों से समान मात्रा में मिश्रण निकालकर तीसरे बर्तन में मिला दिया जाता है तो तीसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करो। मान लेते हैं ये ए बर्तन था, ये बी, तीसरा सी बर्तन, इसमें दूध व पानी का अनुपात पूछा है, लेकिन कंडीशन थी समान मात्रा में मिश्रण निकालकर, समान मात्रा में मिश्रण निकालकर, इसका मतलब 1:1 के। तो इसका देखो टोटल यहाँ सॉल्यूशन हमारे पास 5, यहाँ भी 5, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो हमें गुणा 1 से करने का कोई फर्क नहीं, मतलब नहीं बनता, तो डायरेक्ट आप जोड़ दो, 4 और 3 7, 2 और 1 3। लेकिन यदि इस प्रकार का सवाल बने कि ए और बी में दूध पहले बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 3:2, दूसरे बर्तन में 2:1 है, यदि समान मात्रा में मिश्रण निकालकर तीसरे बर्तन में मिला दिया जाए तो तीसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो टोटल योग कितना बन रहा है हमारे पास, 3 और 2 5, यहां बन रही है वैल्यू 3। इसका मतलब पहले इसको बराबर करेंगे, बराबर करने के लिए हमें करना पड़ेगा 3 को यहां से गुणा और 5 गुणा करना पड़ेगा यहाँ, 3 5 15, 3 5 15। अब इस 3 का मल्टीप्लाई आप यहां भी करोगे और यहां भी करोगे, इस 5 का यहां भी मल्टीप्लाई करना है और यहां भी मल्टीप्लाई करना है। देखने में लग रहा होगा कितने तीर से लगाए ना, लेकिन आप खुद करोगे बहुत आसान तरीका है। यानी डायरेक्ट आप सोचो कि वैल्यू देखो, टोटल वैल्यू 3 और 2 5, यहां पर वैल्यू 5, 2 और 1 3। इसका मतलब हमें कह रखा है कि समान मात्रा में मिश्रण निकालकर, यानी 1:1 का रेशो बना अपने पास,
समान मात्रा में करना है, इसका मतलब इस 3 को यहाँ गुणा कर दिया और यहाँ 5, या दोनों का एलसीएम लेते थे आप। इस 3 का मल्टीप्लाई करो यहाँ पर मिलक, एक बर्तन का जो मिलक है और वाटर है, तो यहाँ पर 3 का 3 से गुणा करो 2, 3 का 2 से गुणा करो 6, यानी यहाँ पर आपको पता है ये तो मिलक है और ये वाटर है। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती एग्जाम्पल में, ये समझने के लिए जो नोट्स बना रहे हैं उनके लिए। 5 का 5 दूए 10 और 5 एकम 5, इसका मतलब ये ए बर्तन है, ये बी बर्तन है। अब इस चीज को भूल जाओ आप, ये रेशो भूल जाओ आप। यहाँ करो 10 और 9 19, तीसरे बर्तन में दूध 19 होगा, 19 पार्ट होगा तो वाटर कितना होगा 11। यही इस वाले का उत्तर है। इसका मतलब ये हुआ कि समान मात्रा में मिश्रण निकालना है तो इसको बराबर करो, यहाँ टोटल वैल्यू को बराबर करने का प्रयास करो। यही अगर कह देता 2:1 तो पहले बराबर तो करते, यहाँ पर जिस प्रकार बराबर किया वो तो करते। अगर कहता 2:1, यहाँ 2 से गुणा करते, यहाँ 1 से गुणा करते। इसका मतलब कुल मिलाकर 6 से गुणा करना होता है इस टर्म को, कुल मिलाकर 5 से गुणा करना होता है इस टर्म को। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हाँ जी देखो, पहले बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 2:1 है, दूसरे बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 3:4 है। दोनों बर्तनों के मिश्रण का 2:1 सॉरी 2:3 भाग निकालकर तीसरे बर्तन में मिला दिया जाता है। मान लेते हैं इसी बर्तन में मिला दिया जाता है, तो नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात याद करो। तो सबसे पहला काम इन दोनों का योग 3, यहाँ योग 7, इनको बराबर करने के लिए हम गुणा करेंगे यहाँ 7 से, यहाँ गुणा करेंगे 3, या फिर एलसीएम निकालते हैं। 7 और 3 से गुणा करने का मतलब है हमने दोनों को बराबर मात्रा में मिलाएंगे फिर, लेकिन हमें तो 2:3 के अनुपात में मिलाना है। इसका मतलब यहाँ 2 से गुणा करेंगे, यहाँ 3 से। और बच्चों को डाउट हो जाता है, इसका मतलब गुणा करना है हमें टोटल इस वैल्यू से, 7 दूए 14 और 3 दिए 9, यहाँ 9 से गुणा करना है, यहाँ 14 से। टोटल 7 दूए 14 तो 14 दूए 28, 14 एकम 14। इसका मतलब यहाँ मिलक है और यहाँ वाटर है। ए बर्तन। बी बर्तन की बात करें, 9 से गुणा करना, 9 किया 27 और 9 चौके 36। इसका मतलब 36 और 14 की बात करें ये 50, और अगर 27 दूआ 54 और 1 55। हल करोगे इसको 5 से काटेंगे क्योंकि रेशो निकालना है। 5 से काटोगे 11 और 5 से काटोगे 10, 11:10। इसका मतलब अगर हम 2:3 के अनुपात में मिलाया जाएगा इनको, तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात या नए बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 11:10 होगा। ये भी काफी अच्छा सवाल है। हाँ जी, अब बर्तन 2 से बर्तन हो गए 3, और 3 बर्तनों में जो मिश्रण है उसकी